हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ओके, और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। अब जो है आज से टाइमिंग से आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जैसी क्लास चलेगी, हिंदी की 3 बजे, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस जो है शाम 6:30 बजे चलेंगी। ओके, करंट अफेयर की जो है मैराथन क्लास कल या परसों में ले लूँगा। ठीक है, तो अब आपका जो कंटेंट होगा वो बेहतरीन कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हो मात्र 20 रुपये में। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। कम समय में आज ही कल तक में आप लोग ले लीजिए, नहीं तो बंद कर दूंगा इसको, क्योंकि तैयार भी करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रसून का पर्यायवाची है क्या? प्रसून का वृक्ष होता है या चंद्रमा या पुष्प या अग्नि? तो प्रसून का पर्यायवाची है क्या? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रसून का पर्यायवाची है पुष्प। ठीक है ना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर जाना, ईर्ष्या करना, सीने में दर्द होना या चिल्लाना? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग बताएंगे। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? उलट जाना, आंख ऊपर ना उठना, आंख से ओझल होना, आंख कान खुला रहना। तो बताएंगे सब लोग, लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। ये समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अभी तक आप लोग खुद से जैसे प्रैक्टिस नहीं सॉल्व कर रहे हो तो खुद से भी सॉल्व किया करो, अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो। ठीक है, नहीं है तो फिर ऑनलाइन क्लास ही देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मैं आपको रीजनिंग हो गया, साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया, साइंस मैथ का, मैं टेलीग्राम पर आपको जो है क्वेश्चन सेंड कर दूंगा सोल्यूशन के साथ। आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी कभी एजुकेशन भी साहिल नाम है। चलिए, तो लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? ये अर्थ है जो है आंख ऊपर न उठने का। ठीक है, कोई लज्जित हो जाता है तो आंख उसके ऊपर नहीं उठती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होता है? कि दुख के बाद सुख का समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, या ऊंचे पद से नीचे पद पर आना? तो बताएंगे सब लोग, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा? और आज शाम को मैराथन होगी तो जरूर देखना आप लोग 6:30 बजे। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। 54 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना, अभिमान करना, बहुत तेज दौड़ना या कल्पना करना? बताएंगे सब लोग, आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आकाश से बातें करना लोकवक्ति का जो सही अर्थ होता है अभिमान करना, एक तरीके से बोल सकते हो घमंड करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या वर्णों के मेल से, या पदों के मेल से, या वाक्यों के मेल से? बताइए, किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 का जवाब दीजिए। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ण आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समास किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, तो दो पदों के मेल को जो है समास कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे बताना है, रस बताना है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, किस रस का उदाहरण है? सबसे पहले इस पंक्ति को पढ़िए, अर्थ क्या निकल रहा है? तो बताइए,
रौद्र रस होगा, करुण रस होगा या विभत्स रस होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे रस है तो जितने भी रस हैं सभी के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। स्थायी भाव अगर आपको याद है तो तभी आप बता पाएंगे कि पंक्ति में कौन सा जो है रस है। 58 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे देखना करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जब आप लोग इस पंक्ति को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे शोक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, शोक की बात की जा रही है, दुख की बात की जा रही है। तो यहाँ पे शोक आपका हो जाएगा बी वाला करुण रस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के आदि में यानी कि आरंभ में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या आदि और अंत दोनों में। 59 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो प्रत्यय का देखिए जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है। किसके, शब्द के अंत में। और उपसर्ग प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सभी लोग आंसर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। 60 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है तो चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे वात्सल्य लिखा हुआ है, तो वात्सल्य का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए वात्सल्य का शुद्ध रूप ये वाला है आपका, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाना, अब तुम जाइए, अब तुम जा। तो इसमें बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। 62 का जवाब दीजिए सब लोग। अब तुम जाना ये नहीं सही है, अब तुम जाइए ये भी नहीं सही है, अब तुम जा ये भी नहीं सही बिल्कुल, अब तुम जाओ तो ये आपका सही है। 62 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या इच्छावाचक है। 63 का जवाब दीजिए सब लोग। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, तो इसमें आपका जो होगा वो संदेहवाचक होगा, संदेह की बात की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकर्मक का विलोम क्या होता है, आकर्मक का बताइए सब लोग। आकर्मक का विलोम क्या होता है। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अकर्मक का देखिए जो विलोम होता है वो सकर्मक होता है। क्या होता है, शकर्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जैसे अब्ज, अब्द का क्या होता है अर्थ, सही बताइए। अब्ज का अर्थ क्या होता है, अब्द का अर्थ क्या होता है। 65 का जवाब दीजिए सब लोग। कमल आकाश, बादल कमल, कमल बादल या आकाश कमल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कमल बादल। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की शरीर कहा जाता है, भेद कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है या भाषा कहा जाता है। तो बताइए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है। 66 का जवाब दीजिए सब लोग। 66 का जवाब दीजिए सब लोग। तो काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग में देखिए उप का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए सब लोग। उपसर्ग में उप का अर्थ है क्या, दूर, समीप, मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग में उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप। क्या होता है, समीप होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अर्क हो गया, आंख हो गया, आग हो गया, आज हो गया। तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें आप लोग। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। तो तत्सम शब्द इसमें आपका है ये अर्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गूंगे का गुड़ बताइए सब लोग। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है क्या, बहुत मीठा, बात बिगड़ना, भूख लगना, अव्यक्त अनुभव। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 69 का जवाब दीजिए सब लोग। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ होता है अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति चुनिए कि संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सेवा करे जो सो जो है मेवा पावे।
सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था, यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही सही लोकवक्ति है। सच्छास्त्र का शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से? सच्छास्त्र का 71 का जवाब दीजिए सब लोग। सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? सभी को गुड आफ्टरनून डियर। शतधन शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतधन शास्त्र। ऑप्शन सी। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? बताइए, इसमें से सभी पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें है भाई, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? किसमें, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। इसका सही है, इसका सही है, इसका सही है। कदाचार का नहीं होता है, दुराचार, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? आध्यात्म, वागीश, पर्याप्त या संग्रह? इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये वाला है आध्यात्म, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इसमें बताइए, इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? मनमाना। मनमाना में अव्ययी भाव समास नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग वाला, रंगीन, रंगाई या रंगना? रंग शब्द से क्रिया बनती है क्या? रंग शब्द से क्रिया बनती है तो रंग शब्द से क्रिया बनती है रंगना। क्या बनती है? रंगना। ऑप्शन सी। कृशानु शब्द का अर्थ क्या है? कृशानु शब्द का, कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, अर्जुन, कंस या आग? बताइए, कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कृशानु शब्द का देखिए अर्थ होता है, क्या होता है? आग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है महत्व, 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 महत्व। कौन सा महत्व का सही शब्द है ये आपको बताना। शुद्ध रूप कौन सा है? 78 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द आपका है वो ये वाला है, महत्व, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो। यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा है? यमुना का देवनदी, गिरा, कालिंदी या रागनी? यमुना का समानार्थी कौन सा है? बताइए सब लोग, यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये वाला है, कालिंदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? क्रिया विशेषण, अरे तुम यहाँ आओ, गणेश जोर जोर से पढ़ता है, तुम्हारे पीछे रमेश बैठा है, सुबह तुम पार्क की ओर क्यों जा रहे थे? तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? ये वाला कि गणेश जोर जोर से पढ़ता है, यहाँ पे जोर जोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द, अट्टालिका का शुद्ध रूप कौन सा है? 81 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करिए। अट्टालिका का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला ही सही है, अट्टालिका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जैसे यहाँ पे गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप कौन सा है होगा ये आपको बताना है। बताइए, इसमें पढ़िए अच्छे से, समझिए आप लोग, फटाफट समझिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला आएगा, वह वाला कि जो अपनी बुद्धिमता, चरित्र बल और त्यागमत जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, तो यहाँ पे ये वाला आपका सही होगा, किनारे तक पहुँचती है, ये डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? इसमें टा वर्ग में नहीं है, कौन सा बताइए? धा, ठा, ढा, अड़ा, तो ये आपका नहीं है, ये, ठीक है ना, तो ये ता वर्ग में आ जाता है। ओके, देखिए उच्चारण स्थान से ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे का वर्ग का पूछ लेता है,
का वर्ग का कंठ से होता है, चा का तालु से होता है, टा का मूर्धन्य से होता है, ता का दंत से होता है और पा का ओष्ठ से होता है। और ये वाले तीनों सा भी आप लोग याद रखिए। जैसे इस वाले सा की बात करें तो दंत से इसका उच्चारण सन जो है तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए कभी क्वेश्चन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है यहाँ पे? कर्म, अपादान, करण या अधिकरण? 85 के जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ पे अलगाव की बात हो जाए या भय की बात हो, यहाँ पे तुलना की जाए तो वहाँ पे आपका जो है अपादान कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला सही है कि भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है आपको रस कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें रस कौन सा है? वियोग, श्रृंगार, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस? बताइए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें रस बताना है आपको। इसमें आपका रस है वियोग श्रृंगार रस। 87 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई, इसमें भी आपको बताना है रस, करुण, शांत, श्रृंगार, हास्य? तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृथ्वी, संख्या, गोत्र, नाटक का एक भाग? तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पृथ्वी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पंच शब्द का, बताइए, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? 90 का जवाब दीजिए सब लोग। निर्णय करने वाला, 5, ग्राम सरपंच या पंचानन? तो यहाँ पे पंच शब्द का अनेकार्थी आपका पंचानन नहीं है, 90 का डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे असमानार्थक कौन सा है? व्यथा, पीड़ा, संकट, दर्द, कौन सा इसमें अलग हो जाएगा? ये वाला आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सा है अलग है? ये वाला द्वेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए गद्यांश आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है क्योंकि? इसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। देखिए गद्यांश करने का तरीका मैं हर क्लास में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, गद्यांश नहीं पढ़ना। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। जैसे उत्तर मिले तुरंत आपको टिक करना है। 5 क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको गद्यांश से देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा शब्द वही गद्यांश से, बट व्याकरण बना देगा उसको। ठीक है ना, संधि उसी को बना देगा, समास पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा अनेकार्थी कौन सा नहीं है, समानार्थी नहीं है, तो ऐसे व्याकरण बना देगा। तो जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है क्योंकि जो है उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना गद्यांश की। जो छात्र अपने श्रम और स्वअर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वे जो होते हैं आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं। ठीक है, सारा आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न करके विलीन हो जाते हैं का आशय है। इसका आशय है कि तात्कालिक क्षणिक सफलता के बाद प्रायः असफल होते हैं। द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के स्थायी केंद्र बने रहते हैं का अर्थ है। इसका अर्थ होगा कि उनका आधार मजबूत होता है और वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चतुर व्यक्ति वही है जो, तो चतुर व्यक्ति वही है, इस गद्यांश में इसका उत्तर है कि दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, वही होता है चतुर व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए अब ये जो कृत्रिम है वही गद्यांश में दिया गया है शब्द, तो यहाँ पे विलोम पूछ लिया, तो कृत्रिम का देखिए विलोम जो होता है इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा उसमें गद्यांश में, इसको याद करना पड़ेगा। तो कृत्रिम का विलोम जो होता है वो होता है स्वाभाविक होता है। ठीक है, चलिए किए गए उपकार को न मानने वाले कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है कृतज्ञ। निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो ये नंबर है मेरा 93 055 87 134।
पे आपको व्हाट्सएप करना है कि मुझे हिंदी का हैंड रिटन नोट चाहिए। मात्र 20 रुपये में हिंदी का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो फटाफट अभी के अभी मैसेज करो व्हाट्सएप पे, अपना जो है हिंदी का नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन करिए, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना मेहनत करेंगे उतना आपका स्कोर जाएगा। ओके, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।